नमस्कार। आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपका साथी तेंद्र भदौलिया। विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। सभी तरह के उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों पर हो गए हैं। आज बीजेपी ने अपने कार्यालय भी खोल दिए हैं। तो चुनाव को लेकर हमारे बीच में है अशोकनगर के प्रत्याशी बीजेपी के जजपाल सिंह जज्जी। तो पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो पहला सवाल ये कि चौथी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जो टिकट मिला है बड़ी कसमकस के बाद मिला है, तो किसको क्रेडिट रहेगा इसका? मैं क्रेडिट में पहले दे चुका हूँ कि मेरे इष्ट की कृपा और भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार और मेरे पर विश्वास। इस मामले में चूंकि इस इलाके में सिंधिया जी का बड़ा नाम है पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में, और कहा भी ये जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि आप उन्हीं के खेमे से आते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक निर्णय लेती है और निश्चित रूप से उसमें चूंकि सिंधिया जी का विशेष स्नेह है मेरे ऊपर, तो उनकी भूमिका रही होगी, लेकिन ये पार्टी सामूहिक नेतृत्व का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। तो पहला सवाल ये है कि पिछली बार भी हमने जब आपसे बात की थी, तमाम सारी प्राथमिकताएं आपने रही थी, फिर आप चुनाव में हैं, तो मूल चीज जो रहेगी इस बार चुनाव को लेकर वो क्या है? किस मुद्दा आपका एक मुद्दा बड़ा कौन सा होगा? नहीं, मुद्दा बड़ा नहीं, जिस मेन ये है कि हम क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, और विकास ही मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ती है और मेरा भी जब से मैं राजनीति में आया हूँ केवल मैंने विकास पे ही फोकस किया जो मुझसे बन पड़ा। मैंने चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ, उसके पहले मैं जनपद में रहा या विधायक रहा, तो जो भी संभव हो सका विकास कार्यों को लेकर मैं हर स्तर पर मैंने प्रयास किए। और चूँकि निश्चित रूप से विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो उसमें कभी पूर्ण विराम नहीं लगता। तो हमारे क्षेत्र में बहुत विकास के अभी संभावनाएं हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो मेरी प्राथमिकता कृषि महाविद्यालय है। और चूँकि अशोकनगर की स्मार्ट सिटी, तो वो पिछले चुनाव में ये घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने, तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो अशोकनगर स्मार्ट सिटी के लिए उनके आदेश भी जारी होगा, 25 करोड़ रुपये उन्होंने अलॉट भी कर दिए अशोकनगर स्मार्ट सिटी के लिए, लेकिन आचार संहिता लग गई तो उसकी DPR वगैरह नहीं बना पाए, उसमें लेट हो गए। तो अशोकनगर निश्चित रूप से स्मार्ट बनने जा रहा है, ये तो तय हो चुका है। इसके अलावा किसानों की सिंचाई के साधन, विद्युत की जो समस्याएँ हैं, पेयजल के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट सबको पता है कि राजघाट बांध से पूरे क्षेत्र में पेयजल के लिए पाइपलाइन डाली जा रही हैं और घर घर नल से पानी देने की योजना है, वो भी इस कार्यकाल में निश्चित रूप से संपूर्ण होने जा रही है। तो सतत एक विकास, चाहे वो कृषि कार्य हेतु हमारे यहाँ कोई बड़ा सोच तो है नहीं, लेकिन छोटे छोटे स्टाफ डैम के लिए मैंने प्रयास किए और अभी हर क्षेत्र में काम हुआ भी है। चाहे रोड्स की बात हो, पेयजल की बात हो, क्या नाम से विद्युत की बात हो, सब स्टेशन जगह जगह, स्टॉप डैम छोटे जो किसानों के लिए, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सब देख ही रहे हैं, अस्पताल, दूसरा एक अस्पताल और नया सैंक्शन हो चुका है। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बिल्डिंग्स, नहीं, तो निश्चित एक रूप से चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आपके 2 कार्यकाल जो है लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर देखा था और उम्मीद थी कि जब आप विधायक बनेंगे तो विकास तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा होगा। ईमानदारी से आप मानते हैं कि जितनी क्षमताएं थी उस हिसाब से कम? नहीं, मैं बिल्कुल भी खुद भी संतुष्ट नहीं हूँ अपने कार्यकाल से, लेकिन उसके पीछे कारण जो रहे वो हम सबको समझना होगा। हम उन्हीं कारणों पर असली में जानना चाह रहे थे, क्योंकि लोग जब अपेक्षा आपसे कर रहे थे और वो पूरी नहीं हो पाई, तो कारण कौन से रहे? एक तो आपके व्यक्तिगत कुछ कारण रहे, सरकारों का जो उथल पुथल रहा, तो मूल चीज कौन सी रही उसमें? नहीं, सरकारों का उथल पुथल इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं कि एक सरकार दूसरी आई, और चूँकि क्षमता है सरकार विकास के लिए, और निश्चित जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में ज़्यादा विकास कार्य करा पाया, ये तो सर्वविदित है। लेकिन दुर्भाग्य से केवल मध्य प्रदेश या देश की बात नहीं, जो कोरोना ने जो जिस तरह से अर्थव्यवस्था ध्वस्त की, तो उससे बहुत सारे विकास कार्य, जो जैसे तुमने कहा कि मैं जो मैं सोच के विधायक बनना था, चुनाव लड़ा था, ये मान के ही चला था कि मैं निश्चित रूप से वो सब एक इतिहास लिखूंगा विकास कार्यों अपने क्षेत्र में। लेकिन कोरोना एक ऐसी प्राकृतिक आपदा ही हम कहेंगे आई कि उसके आगे किसी का बस नहीं चला। लेकिन तब भी मैंने अपने, जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया था, उस पर मैंने किसी तरह से जनता के विश्वास को टूटने नहीं दिया। और जब मुझे लग रहा था कि मैं समझता हूँ सदी का, उससे पहले हमने कभी देखा सबसे बुरा दौर मानवता के लिए चल रहा था, तब मैं अपने लोगों के साथ खड़ा था, क्षेत्र के लोगों के साथ खड़ा था और अपनी जान की परवाह नहीं की। केवल एक ही मन में ये भाव था कि जिस जनता ने मुझ पर इतना भरोसा करके, और मैं ये बोलता भी था कि आप अच्छे समय में आपके साथ खड़ा हूँ या ना हूँ, लेकिन आपके बुरे वक्त में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, तो मैंने वो प्रयास किया
कि नहीं, मैं वो सब लोगों ने देखा भी था कि आप हाँ, अस्पताल में रहे, खुद कोरोना में भी रहे, कोरोना के मरीजों से मिलते रहे, मगर वही की वही बात है, कोरोना के बाद जो सरकार बदली और आर्थिक रूप से चीजें खराब हुई, तो ना उसके कारण आपके जो दो बड़े ड्रीम आपने बताए, कृषि बिल्कुल बिल्कुल, महाविद्यालय और हाँ स्मार्ट उससे सिटी। प्रभावित हुए, निश्चित रूप से प्रभावित हुए। और ये सब लोग जानते हैं, उससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया था, मैंने उसको अपनी तरफ से प्रयास किया कि जनता को विश्वास देगे ना, क्योंकि अगर कोरोना नहीं आया तो निश्चित रूप से विकास कार्य में, हालांकि इसके बावजूद भी जो मेरे क्षेत्र में काम हुए, रोड्स के मामले में, विद्युत के मामले में, सिंचाई के मामले में, पेयजल के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, तो मैं अब भी उसके अपने पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मैं किसी के साथ ही बहस करने तैयार हूँ। विषम परिस्थितियों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था खराब है, देश की अर्थव्यवस्था खराब है, तब भी जो विकास के काम हुए, और वो पूरी उसकी सूची जारी भी करूँगा मैं, तो आप देखेंगे वो भी लोग आश्चर्य करेंगे, हाँ इसकी इन परिस्थितियों के बाद इतने काम हुए हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि पिछले 2.5-3 साल जब से बीजेपी में आए, तो जितने विधानसभा में नहीं गए उससे ज्यादा कोर्ट में जाना आपका हुआ है। ये मेरा व्यक्तिगत कारण रहे कि कोर्ट कचहरी में मुझे बहुत अधिक समय देना पड़ा, और हालांकि ये एक्सक्यूज नहीं है कि जनता को इससे कोई लेना देना नहीं कि मेरी व्यक्तिगत समस्या क्या है। जब हम जनता के बीच जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमारी व्यक्तिगत समस्या है, ये मेरी प्रॉब्लम थी। लेकिन हाँ, उससे बहुत सारे काम प्रभावित हुए। जब मुझे भोपाल में होना था, जब मुझे क्षेत्र के विकास के लिए अधिकारियों से, मंत्रियों से, सरकार से लड़ना था, निवेदन करना था, तो वो समय मेरा ग्वालियर, दिल्ली कोर्ट कचहरियों में बीता। तो निश्चित रूप से उससे बहुत ज़्यादा मेरे क्षेत्र का विकास कार्य प्रभावित हुआ है, और ये इसका मुझे तकलीफ भी है, अफसोस भी, लेकिन मजबूरी ये है कि हालात ऐसे थे कि मैं जो समय मुझे क्षेत्र में देना था, भोपाल में विकास कार्यों के लिए देना था, प्रयास करना थे, वो मैं नहीं कर पाया। और मुझे नहीं, व्यक्तिगत अब जब सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई तो अब संतुष्ट है उस चीज को लेकर कि हाँ अब कम से कम इसमें नहीं नहीं, उलझना नहीं बिल्कुल, पड़ेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल, अब चूंकि मुझे लगता है यदि अब जनता का इसलिए मुझे मिला, हालांकि ईश्वर की कृपा, हनुमान जी की कृपा है मेरे पे, और मैं ऐसा मानता हूँ जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, तो मैं निश्चित रूप से जो मैं साबित नहीं कर पाया व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से, तो वो मैं साबित करके दिखाऊंगा, और एक मॉडल हम अशोकनगर क्षेत्र को एक अलग दिशा दें। मैं एक्चुअली में इसीलिए बात कर रहे थे, जब आपको विधायक के लिए बना रहे थे, हम लोगों के बीच में जाते थे, तो लोगों की एक अपेक्षा थी कि साहब पढ़े लिखे आदमी है, काम करना जानते हैं, प्रशासन को, नौकरशाही को काम लाना जानते हैं, तो उस हिसाब से आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी लोगों की। उन अपेक्षाओं पर अगर मैं एवरेज पूछूं तो कितने % आप अपने आप को मान रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली, मैंने कहा ना, मैं संतुष्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी अपने कार्यकाल से, मैं खुद ही कह रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद, जैसा आपने कहा कि लोगों की अपेक्षाएं थी, तो उसके प्रमाण तो है। विधानसभा में किन मुद्दों को मैं बोला, मैं कैसे मैंने उठाए, और उसके पहले भी हमारे यहाँ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जनप्रतिनिधि हमेशा रहे हैं, तो आप पिछला पूरा रिकॉर्ड उठा के देखें और मेरे कार्यकाल का देखें, मैं जिस मुद्दे को, शहर के मुद्दे को, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसको, चाहे वो कृषि महाविद्यालय की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, हमारे अंडर ब्रिज की बात हो, रोड्स की बात हो, विद्युत सब स्टेशन की बात हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसको विधानसभा में पूरी दमदारी से ना उठाया हो। विधानसभा में अशोकनगर की आवाज गूंजी, ये बिल्कुल अपनी जगह है, और पहले कभी इतनी सुनाई भी नहीं दी थी। मगर अब मैं सवाल ये पूछ रहा था, आपने एक ही कार्यकाल में दोनों पार्टियों से जो है विधायकी करके देख ली, बीजेपी से भी और कांग्रेस से, तुलनात्मक रूप से कहाँ ज्यादा ठीक ठाक पा रहे हैं आप अपने आप को काम करने की उससे? नहीं, नेचुरली जो कि उस समय 15 माह का समय मिला, और राजनीतिक, चूँकि सिंधिया जी हमारे लीडर नेता हैं, तो राजनीतिक रूप से इतने आपस में गुटबाजी और विवाद थे, तो निश्चित रूप से हमारे काम प्रभावित हो रहे थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सरकार बनते से ही जो विकास कार्यों को पिटारा माननीय शिवराज सिंह ने, सिंधिया जी के प्रयास से खोला, तो सैकड़ों करोड़ के काम मेरे क्षेत्र में हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद, जो उसके पहले ना हो पा रहे थे और ना संभव लग रहे थे। एक बड़ा कठिन सवाल है आपके लिए, जो लोग अब चुनाव में आपके सामने आने वाला है, और सवाल इसीलिए आपके बीच में पहले ला रहा हूं कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव में शिवराज सिंह जी के सामने ये घोषणा हुई थी कि स्मार्ट सिटी और कृषि विश्वविद्यालय बनने का, और अगर आपने कहा है कहीं भी कि अगर नहीं बनता तो आप मुझे अगली बार चुनाव में खड़े मत होने देना, वोट मत देना। नहीं, मैंने ये कहा था, मेरे प्रयासों में कमी नहीं आएगी। और स्मार्ट सिटी की बात मैंने करी थी, तो स्मार्ट सिटी अशोकनगर घोषित हो चुकी है। 25 करोड़ रुपए
फंड भी रिलीज हो चुका है, आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, जहाँ तक कृषि महाविद्यालय की बात है, तो वही प्रोसेस कोई देख ले, और मैं विधानसभा में पूरा प्रयास किया और पूरी प्रोसेस में है वो, और मैं दावे से कह रहा हूँ कि कृषि महाविद्यालय तो बनेगा ही अशोकनगर में, कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो कुछ चीजें विकास की एक प्रक्रिया होती है। देखिए आप कि आप, मैं अशोकनगर नगर पालिका के अध्यक्ष रहा 20 साल पहले, और 20 साल पहले जो मैंने प्लानिंग की थी, आज भी अशोकनगर उसी ट्रैक पे जा रहा है, भले ही कई अध्यक्ष बदल गए। तो जब विकास एक प्रक्रिया है, अशोकनगर का रेस्ट हाउस में पिछले 20 साल से प्रयास कर रहा था, शहर के बीच में है, वो नगर पालिका को मिलना चाहिए। और चूंकि जरूरत शहर को उसकी ज़्यादा है, शहर में उपयोगिता ज़्यादा है, इस चीज़ नहीं एक रेस्ट हाउस रहे और वहाँ हम वीआईपी आके रोक रहे हैं, इस चीज़ की उपयोगिता नहीं। उस जगह की उपयोगिता शहर के लिए, जनता के हित में उसका उपयोग हो सकता है, तो शहर का कायाकल्प हो सकता है उस चीज़ से। पिछले 20 साल से प्रयास कर रहा था, लेकिन अब जाके जब मैं विधायक बना तो मैं सफल हुआ। उसके चूंकि पीडब्ल्यूडी के सारे ऑफिसेज बाहर जा रहे हैं, टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया है, और अगले 1 साल में पीडब्ल्यूडी के जितने ऑफिसेज हैं वो बाहर चले जाएंगे और रेस्ट हाउस नगर पालिका को मिल जाएगा। तो नगर पालिका शहर के लोगों की राय से उस पर प्लान करेगी, उनको मार्केट बनाना है, मल्टी स्टोरेज बनाना है, मल्टी मार्केट बनाना, जो भी करना है, लेकिन शहर में एक बहुत बड़ा लोगों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। कितनी सैकड़ों की तादाद में वहाँ मार्केट में दुकानें निकलेंगी। अब अंडरग्राउंड शहर में हमारे पार्किंग की जरूरत, पार्किंग, ये सारी प्लानिंग, तो ये अब आप कहें कि आज ये 20 साल से प्रयास कर रहा था मैं, और आज हो पाया पूरा। तो आज जो प्रयास किया है कृषि महाविद्यालय मैंने शुरू करा है, वो बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो विकास एक प्रक्रिया है, आज आप कोई प्रयास शुरू करते हैं, कई टाइम बाद जाके हो पाता है, लेकिन यदि आप शुरू ही नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, तो कभी भी वो नहीं होने वाली। तो मैंने वो सारे प्रयास किए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, कृषि महाविद्यालय हो, और बड़े प्रोजेक्ट। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस जब बात करती थी तो पुराने विधायकों को लेकर ये कहती थी आप कम पढ़े लिखे हैं या बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, मगर आपके साथ ये दोनों आरोप नहीं थे जो है विरोधियों के। तो आपको लगता है कि अभी भी आप कह रहे हैं कि वही ट्रैक है? तो पिछले 5 साल में एक जो चीज बदल सकते थे हम विकास के मामले, अशोकनगर अभी भी पिछड़ा, अगर कुछ विधानसभाएं देखें तो वो बहुत हाइट कर चुकी है इन 5, 7, 10 सालों में भी जो है। नहीं, चलो मैं आपको बता रहा हूँ, पास में हमारे तो रावगढ़ दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लगातार पावर में रहे, उनके बेटे मंत्री रहे, सब रहे। आप वहाँ, आप पूरे क्षेत्र में वहाँ घूमे और अशोकनगर में घूमना, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि विकास क्या। नहीं, वहां तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई, गैल लग गई, फैक्ट्री उसकी मतलब आज भी आप गाँव में आज भी आप चले जाएं, ऐसी कई जगह मिल जाएंगे, आपको लगेगा रास्ता नहीं है, रोड नहीं मेरे कम से। और मैं बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम विधानसभा के लिए जब मैं प्रचार में गया था, मेरी विधानसभा ऐसे कई गाँव थे कि वहाँ मुझे ट्रैक्टर से जाना पड़ा था, रास्ता नहीं था, ट्रैक्टर से जाना पड़ा था, गाड़ी छोड़ना पड़ी थी, और तब मैंने संकल्प लिया ये रास्ते बनाऊंगा। आज मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह जहां मैं कह के आऊँ सड़क ना बने। तो नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पिछले वर्षों में बोला है लोगों से, तो गाँव में जिस तरह की चीजें आप बोल पाए थे या कह रहे थे कि वो सब कर पाए क्या? नहीं, ऐसी चीजें बोली जाती है। आज भी मेरे समझ सबसे कहा कि आप गाँव वही जाके बात बोलेंगे तो कर सकते हैं हम। बहुत सारी चीजें हैं कि हम समझते हैं विधायक के प्रयास से नहीं होना, कई चीजें केंद्र सरकार की हैं, तो उनमें मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ, ठीक है ना। और कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा कई ऐसे प्रोजेक्ट होंगे आज सैंक्शन होंगे, पता लगा वो 20 साल तक जाके कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसकी क्रेडिट किसको मिलेगी? जो 20 साल बाद होगा, जबकि एक्चुअली क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? जो उसको शुरू कर रहा है। योजनाएं हैं, कई योजनाएं, उनकी योजनाओं पूर्ण होने की समय सीमा ही होती है, कोई 20 साल में बहुत बड़ी योजना, अगर प्रोजेक्ट 10-20 साल में पूरे होना है, तो आज जो है जनप्रतिनिधि वो प्रयास कर रहा है, उसने वो शुरू करा दी, सैंक्शन करा दी, प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन अब 10 साल बाद वो है या 20 साल बाद वो नहीं है, तब जो रहेगा क्रेडिट उसको मिलेगी कि उसने बनवाई। एक और कठिन सवाल ये है कि विधायक इतने बड़े काम कर सकता है कि उसकी खुद की मूर्तियां इस शहर में लग सकती है, मगर आप एक हनुमान जी की मूर्ति में लगे रहे। नहीं, मेरा एक बात और बताऊं कि मेरा ये विश्वास है दृढ़ कि मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी जो भी आज हैसियत है, तार वाले बालाजी हनुमान जी की वजह से। मैं गांव से जब पढ़ने आया तो सबसे पहले मैं उस हनुमान जी के मंदिर के उनके दर्शन करता था। वहाँ छोटी मड़िया होती थी, नीम का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के मैं पढ़ता था, पास में कुआं था, उसमें मैं नहाता था बाल्टी से पानी भर के। तो तब से उनके प्रति ऐसी आस्था ईश्वरीय उससे है, उनकी कृपा से ये है। तो मैंने कभी मेरे साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैंने हमेशा उनका आशीर्वाद समझा है, आज भी वही है। तो एक मन में एक भाव है कि आए भाव ऐसे, सब हम सब मित्र आप सब लोग भी थे कि ऐसा विचार कैसा होना चाहिए। और फिर ईश्वरी कृपा से बागेश्वर धाम हनुमान जी की उनके आशीर्वाद से यहाँ पे हम कथा, एक बड़ी कथा करा दी, और वहाँ से फिर और वो रास्ते खुल गए कि अब ये प्रतिमा स्थापित होना ही है।
और बागेश्वर धाम महाराज जी खुद बोल के गए ये प्रतिमा स्थापित करेंगे, और तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं खुद आऊँगा और कथा करूँगा और सारे कार्यक्रम मैं करूँगा। तो ईश्वर की ऐसी मर्जी उनकी हनुमान जी की है। तो मेरे जीवन का ये संकल्प या समझे मेरे जीवन की अंतिम स्वप्न है, ये कल्पना है कि प्रभु बस ये काम हो जाए मेरे जीते जी। अच्छा, एक बात, उसके बाद जीवन को चुनाव के परिणाम इस मूर्ति को लेकर प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, मूर्ति तो वो बनेगी। मेरे जीवन का बस अंतिम मैं एक तरह से मैं कहूँ कि जीवन में मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ अब, और कई चीज़ें ऐसी कि अब मैं यहाँ पे बोल नहीं चल रहा, लेकिन मैं अपने मन के भाव कि बस कुल मिला के उसका सार ये है कि जीवन में बस केवल जीते जी आखिरी समय केवल वो ही देखना चाहता हूँ कि हनुमान जी की प्रतिमा 111 फुट खड़ी है और नीचे बैठ के मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ। बस उसके बाद आगे मैं जीवन की कल्पना ही नहीं करता। पिछले लगातार आप शायद अशोकनगर में ऐसे आदमी होगा जो 4 चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लगातार 4 चुनाव एक के बाद एक लड़ने जा रहे हैं। तो पहले 2013 से लेकर अब तक का जो चुनाव का जो सिलसिला है, तो कितना बदलाव देख रहे हैं आप? क्योंकि ये बहुत अलग टाइप का सवाल है, आजकल राजनेताओं से सवाल हो नहीं रहे, कह नहीं रहे लोग। नहीं, बदलाव से मैं समझता हूँ आज भी एक तो जनता जागरूक हुई है ज़्यादा, तो जागरूकता के साथ कुछ जो इसमें राजनीतिक जो प्रजातंत्र का और चुनावी जो प्रक्रिया है उस कुछ चीज़ें गलत चीज़ें प्रवेश कर गई हैं, तो निश्चित रूप से फर्क तो आया है। लेकिन मैं तो हमेशा से जनता क्या विचार बनाती है, मेरे बारे में क्या सोचती है, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। कई बार हम होते नहीं है, वो लोग कल्पना कर लेते हैं हमारे बारे में। कई बार हम कुछ कर नहीं रहे हो तो उसके बाद लोग कल्पना कर लेते हैं, और राजनीतिक व्यक्ति के बारे में चर्चाएं चलती हैं तो उनको भ्रम नहीं लगा सकते आप उन पर। अभी बाजार में एक आदमी कह दे कि ऐसा उसके साथ हो गया तो तत्काल 100 मुंह से वो बात निकलने वाली है, तो कोई भी आदमी उसको जाके हर आदमी के मुंह से वो वापस नहीं करा सकता वो बात। कुछ चीज़ें ऐसी हवा में तैरती हैं राजनीतिक लोगों के बारे में, लेकिन समय उनका निर्णय करता है। तो मैं भी उन्हीं में से उसी सोच का आदमी हूँ कि कई आरोप भी लगते हैं, कई तरह की लोगों की कई तरह के नहीं आरोप तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, चुनाव पहले की तुलना में थोड़ा सा कठिन हुए हैं। नहीं, कठिन तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा उसमें चुनावों में जो एक तरह से प्रजातंत्र कुछ बुराई शामिल ऐसी हो गई कि उनसे बचा नहीं जा। अच्छा, अभी हमने कुछ दिन पहले जो चुनाव देखे थे पंचायतों के, उस समय पैसे बंटते हुए वीडियो भी सामने आए थे। आपको लगता है कि ये सब चीजें आगे के सभी चुनावों को प्रभावित करेंगी, परेशान करेंगी? नहीं, मैं समझता हूँ पंचायत का चुनाव एक छोटा चुनाव है, उसमें लिमिटेड मतदाता होते हैं, और चूंकि जब प्रतिद्वंदी आपस में लड़ते हैं तो एक तरह से इतना कॉम्पिटिशन हो जाता है व्यक्तिगत, तो वो छोटे चुनाव में वो ज़्यादा हो पाता है। लेकिन विधानसभा या लोकसभा इतने बड़े चुनाव हैं, उस स्तर पे हम उन दोनों चुनाव को बराबर दृष्टि से तो नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानसिकता पब्लिक की, मानसिकता राजनेता की भी ऐसी हो गई है, तो दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं। अब आपके विरोध वाले मामले पर आ जाते हैं कि आपने खुद ही का विरोध होता है, तो आप पर एक बड़ा विरोध लगा कि साहब अशोकनगर में पहली बार किलोमीटरों में कॉलोनियां कटी हैं, 35 करोड़ रुपए आपको मिले। इन चीजों के वो तो 35 करोड़ 50 करोड़ की बात तो पिछले चुनाव में खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब वो सारी चीजें। लेकिन अगर मैं जितनी भी बातें हो रही हैं शहर में, अगर जनता के आशीर्वाद से हनुमान जी की कृपा से मैं बना तो पहली आम सभा में मैं उनमें से नहीं हूँ कि अभी आज कुछ सफाई दूं, लेकिन अगर बना तो पहली आम सभा में जिन लोगों ने आरोप लगाया उनको उस मंच पे बुलाऊंगा और वहां उनके सामने बात करूंगा जनता से। अच्छा, एक हमने जब भी चुनाव देखे, मैं आपके सारे के सारे चुनाव कवर कर रहा हूँ, जैसे ही चुनाव होता है तो इतना जबरदस्त हाइट पे विरोध पहुंचता है, हार गए, निपट गए, जीत ही नहीं सकता है, पर परिणाम कुछ अलग हो जाता है। तो ये क्यों होता है आपके साथ इतना विरोध? देखो, एक चीज बताऊं, राजनीति में हर जगह, हर पार्टी में, आप अशोकनगर में घूम जाए, पूरी विधानसभा में आप गिनती करना, 100 लोग केवल चर्चा कर रहे हैं सुबह से शाम तक, किसी की आलोचना, किसी की तारीफ, जबकि 2 लाख से अधिक मतदाता है। 1000 आदमी बात कर रहा होगा, बाकी 2 लाख मतदाता चुप बैठे हैं, वो तो ना किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं। तो निर्णायक वो हैं जो ये 200-500 लोग सारा दिन मुंह चला रहा है, वो निर्णायक नहीं है। तो सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि निर्णय कोई और करता है, ठीक है ना। आज और यही कारण है, पिछली बार ही लोगों ने कहा, लेकिन मुझे पता था, मैंने कहा जो ये बोल रहे हैं ये निर्णायक नहीं है, निर्णायक वो जो घर पे बैठे, वो देख रहे, बारीकी से देखता है मतदाता। ऐसा नहीं, आपने जो कहा बुराइयां आ गई हैं राजनीति में, बुराइयां होना अलग बात है, उसके बावजूद भी
मतदाता बहुत बारीकी से देखता है। जब मतदाता मत देने जाता है तो हम विचार करता है कि मैं जनप्रतिनिधि चुनने जा रहा हूँ, मेरे क्षेत्र के लिए चुनने जा रहा हूँ, तो मैं किसको चुनूं। और मैं तो मंच से पहले अब भी कह रहा हूँ कि यदि दो उम्मीदवार हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो जनता को बिल्कुल निर्णय क्षेत्र के हित में लेना है। उसके क्षेत्र के लिए, जनता के लिए कौन ज़्यादा उपयोगी है, कौन ज़्यादा जनता के हित में काम कर सकता है, उसे चुनना। क्यों? केवल इसलिए नहीं कि मैं, अगर जनता को लगता है कि नहीं मेरे से ज़्यादा काबिल आदमी कोई दूसरा सामने है और मुझसे ज़्यादा क्षेत्र का भला कर सकता है, जनता का भला कर सकता है, तो कहता है नहीं, जनता निर्णायक है। जनता भगवान है। पिछली बार आपने लड्डू राम जी को लेकर भी कहा था जब चुनाव लड़े थे कि अगर आपको लगता है कि आपके काम लड्डू राम ज्यादा अच्छे से करा सकते हैं तो उन्हें जरूर चुनिए आप। मैं मंच से बोला था। इस बार आपके सामने जो प्रत्याशी है हरिबाबू राय, वो उनको लेकर आपकी एक राय और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको सीधा आरोप अभी तक उन्होंने किसी तरह का नहीं लगाया। नहीं, मैं तो, मेरी बात सुनो आप, मैं व्यक्तिगत रूप से आज वैसे ही मैं कभी किसी के बारे में बोला नहीं। आज तक का मेरा रिकॉर्ड देख ले, मैं मेरे प्रतिद्वंदी के बारे में नहीं बोला और न मेरी आदत है ये। मैं अपना काम करता हूँ कि मैं खुद क्या कर सकता हूँ, मैंने बोलता भी हूँ और करके दिखाया भी। नहीं, इस मामले में हमेशा आपने देखा है कि जितने लोग विरोध करते हैं कभी आप पलट के उनको जवाब नहीं देते। मैंने कहा ना कि मैं तो केवल एक बात मान के चलता हूँ, ठीक है कोई मेरा अहित करने की प्रयास कर रहा है, तो मैंने तो हमेशा माना है कि वो मेरे इष्ट ही ऐसा करा रहे हैं। हो सकता है उनको लगता है उन्हें मुझे या तो समझाइश देना है या किसी गलती के लिए दंड देना है, तो वो जो स्वीकार है हर चीज। अच्छा, इस बार का जो चेहरा आपके खिलाफ है अपेक्षाकृत थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो उतनी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उसी तरह का लगभग मैंने कभी नहीं देखा कि उग्र होकर या आपके खिलाफ इस तरह की कोई बातचीत की हो। तो चुनाव बड़ा शालीन लग रहा है आपको, दोनों तरफ से शालीन होगा आप, मतलब दोनों की तरफ से। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि उम्मीदवार बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं कई बार वो इतना माहौल में कड़वाहट घोल देते हैं तो समझ में नहीं आता कि उम्मीदवार ऐसा है या उसके आसपास के लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं। तो ये राजनीतिक व्यक्ति की एक बड़ी विडंबना है कि फिर आदमी उन चीज़ों को ना तो कोई स्पष्टीकरण होता और ना जनता स्पष्टीकरण आपसे मांगती, तो कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं। एक आखिरी सवाल सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जब चौथी बार आप जा रहे हैं तो जनता अब आपको क्यों चुने, उसके पीछे का कोई एक लॉजिक जरूर जनता को बताइए, यही एक तरफ से अपील भी है। नहीं, जनता चुने। अब जैसे मैं अगर ये कहूँ कि मैंने जो विकास के काम करे हैं, बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहा हूँ, हाँ, लेकिन चूंकि प्रजातंत्र है तो अगर हम जनता के बीच जाएंगे तो जनता बारीकी से देख तो रही है। मुझे याद है जब कोरोना काल में बेटा बाप को ऐसे दूर छोड़ के चला जाता था, हमारी तरफ इशारा करके भाई साहब मेरे पिताजी हैं, बाप बेटे को छोड़ के चला जाता था कि भाई साहब देखना ये मेरा बेटा है। वो पलट के नहीं आते थे, केवल फोन पे पूछते थे कैसी हालत है। तब मैं उस बाप के लिए बेटा बना, उस बेटे के लिए उसका बड़ा भाई बना, माँ के लिए उसका बेटा बना, बहन के लिए उसका भाई बना। और मैंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, केवल इसलिए कि जनता ने मेरे भरोसा किया। तो ये मेरे बहन भाई ये हैं, मेरे परिवार के लोग भी डरते थे, मेरे परिवार के लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरा एक ही जवाब था अपने परिवारजनों से कि ये इतने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, वो भी मुझे उसी तरह मान रहे हैं जैसे आप मान रहे हैं। अच्छा, तो सच में रोका था आपको घर वालों ने कि नहीं जाना? नहीं, स्वाभाविक बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग, ऐसा माहौल पूरे और ऐसे तो तू ऐसे कर रहा है, तो मैंने एक ही बार कहा। तो एक्चुअली ईश्वर की कृपा है कि परिवार माँ बाप ऐसे हैं कि उन्होंने फिर सवाल कभी किया ही नहीं। एक सवाल आपके स्वास्थ्य को लेकर भी है। बीते दिन हमने देखा कि कूल्हे का ऑपरेशन हुआ, आप गिर गए थे, तो इस तकलीफ ने एक तो कितना परेशान किया और चुनाव में इसके परिणाम कितने दिखने को मिलेंगे? दरअसल वो अचानक से मैं उस दिन कोई कार्यक्रम से आया था, गिर पड़ा और ये मेरा जॉइंट जो है, हिप जॉइंट, वो फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टरों से बात की, उन्होंने कहा इसका वैसे रिप्लेसमेंट के अलावा कोई उपाय है नहीं। तो तत्काल मैं इंदौर गया और मैंने नेक्स्ट डे ही मैंने कहा अब तो ऑपरेशन करेंगे, उसको रिप्लेस करा दिया। लेकिन उसमें भी ईश्वर की कृपा, वो डॉक्टर ही वहाँ भी वो आश्चर्य कर रहे थे और मैं अगले 24 घंटे बाद में चल दिया था। हालांकि बाद में डॉक्टर्स की बात है, उन्होंने कहा भी कि तुम ये बहुत बड़ी रिस्क लिए, इस तरह से तुम्हें नहीं चलना चाहिए था, लेकिन ईश्वर की कृपा। तो हाँ, दिक्कत तो होती है। जैसे आज ही अभी कार्यक्रम में मैं लगभग 3 घंटे खड़ा रहा, तो मैं वो महसूस कर रहा हूँ मुझे तकलीफ हो रही, तो थोड़ा चलने में दिक्कत होती है। लेकिन पिछली बार हमने देखा कि 20-20 घंटे आप काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लगातार चल रहे थे, तो इस बार वो प्रभावित होगी चीजें? नहीं चल पा रहा मैं इस बार, तो वो चीज़ें हैं मेरे सामने, लेकिन ठीक है, मजबूरी है।
ये चीज जनता के बीच में मतलब किस तरह नहीं, से चूंकि सारे लोग जानते जनता को पता, क्षेत्र के लोगों को, शुभचिंतकों को सबको पता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरा जो है हिप जॉइंट रिप्लेस हुआ है, मतलब हड्डी निकाल के उसी जगह स्टील की जो है जॉइंट लगा है। तो परेशानी वैसे तो 4 से 6 महीने तक उसको पूर्ण रूप से ठीक होने में लगते हैं, और डॉक्टर्स ने कहा था कि 2 महीने तो आपको रेस्ट करना, उसके बाद अगले 4 महीने तक बहुत सावधानी रखना, जब तक कि सारे मसल्स उसको पावरफुल ना हो जाए। लेकिन या मजबूरी समझें या मेरा स्वभाव समझें कि मैं इतना बैठ नहीं सकता, तो दूसरा मजबूरी है, चुनाव है, तो मुझे रिस्क तो लेना पड़ रही है, लेकिन मगर वो खतरनाक हो सकता है, रिस्की है मेरे लिए, लेकिन हाँ मैं उतनी भाग दौड़ तो नहीं कर पा रहा। तो मैं ये भी अब अपने शुभचिंतकों पे छोड़ा है कि अगर मैं भाग दौड़ नहीं कर रहा तो आप करो। अरे इसमें एक चीज बिल्कुल अभी तक नहीं आई बाहर। हाँ। इतना तो पता चला कि आप बाथरूम में गिर गए और इसके बाद सुबह, तो बाथरूम में गिरने से लेकर सुबह तक जो है किसका इंतजार करते रहे, क्यों डले रहे, कितना दर्द हुआ, ये और बताई दीजिए लोगों को, क्यों आखिर दर्द हुआ? दरअसल क्योंकि क्या है? अमूमन होता है कि तुरंत कोई ना कोई याद आता है। नहीं, दरअसल में क्या हुआ कि घर में मेरी मदर और मेरी भतीजी है, मतलब बेटी, मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, और मैं था, तो चूँकि रात में मैं बाथरूम गया तो मैं गिर पड़ा, तो नेचुरली जब एकदम आपका जॉइंट टूट गया तो आपको तकलीफ तो होगी। अब मुझे उस समय लगा लगभग 1:30 या 2 बज रहे थे। अब मुझे लगा कि मैं अभी अगर ये कहता हूँ तो मम्मी बहुत, क्योंकि सभी की माँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं, तो मैंने कहा वो कैसे रिएक्ट करेंगी, स्वास्थ्य उनका अलग ख़राब है। तो मैं 10 मिनट निर्णय करके मुझे लगा कि मैं पहले वहीं, टांग हिल नहीं पा रही थी, तो मैंने ये तय किया कि मैं बता नहीं रहा हूँ। तो मैं चुपचाप जैसे ही बाथरूम से एक टांग को घसीटता हूँ, कैसे ही आके चुपचाप मैं यहीं पे आके अपने आप को किसी तरह मैंने ला के बेड के ऊपर किया, जैसे भी कर सकता था, और मैं चुपचाप लेट गया, दर्द था मैंने, और बेटी को मैंने यहीं से मोबाइल किया, अंदर सो रहे थे, तो मैंने कहा बेटे मुझे कंबल दे जा और पानी दे जा पीने को। मैंने सोने, तो वो बोली, आई पापा बोलती भतीजे, पापा यहाँ, मैंने कहा नहीं बेटी यहीं सो गया मैं, तो मुझे अंदर जाना था। तो फिर मैं पढ़ा रहा, सुबह 7:30-8 जब मैंने सब लाइफ रूटीन हो गई, तब चूँकि दोस्त का भी फ़ोन आया, उसका भी मैंने नहीं लगाया, तो कार्यक्रम था सुबह 8 बजे को, ऐसा मैं लेने आ रहा हूँ, कार्यक्रम में चल रहा है, तो मैंने उसका कार्यक्रम में नहीं चले, तो डॉक्टर को लेके आया, मेरी टांग टूट गई रात में। तो मतलब वो तकलीफ जो है अगर बयां तो नहीं कर सकते, पर कितनी रही होगी कि वो मतलब 5-6 घंटे तक तो? हाँ, दर्द तो था, लेकिन मुझे लग रहा था कि उस समय मुझे नहीं लगा कि मैं अपनी माँ को परेशान कर रहा हूँ। अच्छा, ये समझ गए थे कि हड्डी टूट गई? नहीं, वो तो जब मैं हल ही नहीं कर पा रहा, टांग मूवमेंट ही खत्म हो गए, तो दर्द पेन तो आप समझ, जब जिसको फ्रैक्चर हुआ होगा उसे एहसास होता है कि जब हड्डी टूट गई है दर्द होता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये दर्द मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मैं रात में माँ को परेशान नहीं करूँगा। जब बाढ़ में आप उतरे थे तो उसमें भी एक समय ऐसा आया था कि मेरे पास भी फोन आया था कि विधायक मिसिंग है। हाँ, तो ऐसी स्थिति ऐसे में हालात बन गए बाढ़ में, जब घुसे मैं समझ 4-6 घंटे तक हमारा बिल्कुल कनेक्शन ही कट गया था, कोई फोन नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो पहली बार हमने देखा था अपने क्षेत्र में ऐसी बाढ़, और जो हमारी जो टीम आई थी उसमें बाढ़ रक्षक, तो वो तक हिम्मत नहीं कर पा रहे जाने की, लेकिन मुझे सामने लग रहा था कि सामने हम देख रहे हैं 500 मीटर दूर या कहीं कि घर है, और वो निश्चित रूप से कच्चा मकान है, और चारों तरफ पानी से घिरा है, उसमें बच्चे हैं, परिवार है, और अगर थोड़ी देर हम मदद नहीं होती तो गिरेगा। तो तब लगता था कि पर हमारे होने ना होने को कोई मतलब नहीं, तो मैं खुद कूदा, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं जा पा रहे। तो तब वो सारे लोग उनको मैं धन्यवाद देते, तो उन्होंने कहा ऐसा है तो फिर ठीक है, जब आप जा रहे हैं हमारी जवाबदारी आपके लिए भी और ज़्यादा है, फिर हम तो कहीं कि नहीं से, तो तब वो मेरे साथ चले। और बड़ा देखो एक बात है, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मैं तो मेरे इष्ट पे मुझे अपार भरोसा है, और जीवन मैं ये भी जानता हूँ जीवन केवल एक बार है, और एक दिन ये जीवन समाप्त होने वाला है, और बहुत लोगों का जीवन तो पता ही नहीं चलता कब पैदा हुए कब मर गए। तो अगर कोई ऐसी अच्छी मौत आती है तो जीवन जीने का मज़ा ही अलग है। तो कभी मैंने सोचा नहीं उसके लिए। और हाँ, ये है कि एसडीआरएफ के जो जवान थे, एक तो हमारे साथ में एक बह गया था और लगभग 1 किलोमीटर दूर जाके वो किनारे पे लगा था, तो लेकिन साथियों ने सबने कहा आप घबराओ मत भाई साहब, क्योंकि एक्सपर्ट थे तो निकल आएगा सुरक्षित। 1 किलोमीटर दूर जाके वो लगा था, वो बह गया था, लेकिन मैं उस टीम के साथ मैं चल रहा था उसी बहाव में। तो कहने का मतलब एक आत्मसंतुष्टि रही इस बात की कि उस समय कम से कम मैं उन लोगों के साथ खड़ा था जिन्होंने मुझ पर इतना बार भरोसा किया था।
और क्योंकि मैं समझता हूँ जीवन में, और दूसरी बात बताऊँ, विकास एक सतत प्रक्रिया है। जब तक मैं रहूँ ना रहूँ, दुनिया में जितने लोग आएंगे, जब तक सृष्टि तब तक चलेगा। लेकिन ये ऐसे मौके बहुत कम आएंगे जब लोगों के लिए अपनी जान दांव पे लगा दें। ये मौके बहुत कम आते, और ईश्वर ऐसा कभी समय लाए ना। लेकिन दुर्भाग्य से आया था, तो मैं उस कार्यकाल से मुझे अपने आत्मसंतुष्टि है, उस समय में उनके साथ खड़ा था। कल मेरा क्या होता है इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगला चुनाव होता है और आप जीत जाते हैं, तो अभी हम जिस तरह से जसपाल सिंह जज्जी को देख रहे थे, क्या बिल्कुल नया वर्जन बिल्कुल बदला हुआ देखेंगे आप, बिल्कुल विश्वास रखें कि बिल्कुल बदला हुआ देखेंगे। और अभी कुछ मजबूरियां भी रहीं, कुछ हालात रहे कि मैं अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाया कि मैं क्षेत्र में क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो मैं, अगर ये हालात नहीं होते तो निश्चित रूप से आज जो विकास के काम में गिना रहा हूँ, उनसे जस्ट दूने गिना रहा होता। बहुत बहुत शुभकामना, और पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब आप चुनाव के दोबारा 29 में मिलेंगे तो ये चेहरा और पूरा शहर बदला हुआ मिलेगा। बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल उम्मीद है।